अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड। लास्ट जो लेक्चर था वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस से देखा था। तो आज जो देखने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन स्टैटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कल हमने स्टैटिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन देखी थी चार्ज पार्टिकल की। आज हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देखने वाले हैं स्टैटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। लेट्स से हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास m है, v वेलोसिटी से चल रहा है, नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है। उस रीजन के अंदर चल रहा है जहां पे स्टैटिक और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है, वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लॉरेंस इक्वेशन के लिहाज से देखेंगे तो E जीरो हो गया, तो आपके पास ये इक्वेशन 1 बच गई आपके पास। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इस इक्वेशन से अगर हम देखें कुछ नताइज अखज कर लेते हैं पहले कि अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं इस इक्वेशन का वेलोसिटी वेक्टर के साथ, दोनों साइडों पे आपने v डॉट ले लिया, तो आपके पास यहाँ पे भी ये v डॉट v क्रॉस v राइट साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट पे भी ये v डॉट v हो जाएगा, मगर 1/2 आ जाएगा साथ में। तो अब आप इसे लिख सकते हैं v डॉट v स्क्वायर होगा तो 1/2 dv स्क्वायर dt। अब v डॉट डॉट प्रोडक्ट आपके पास पता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट जीरो होती है, तो अगर आप तस्वीर देखें v और v क्रॉस v का जो जवाब आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए इसका मतलब राइट साइड आपकी जीरो बन जाएगी। तो यहाँ से डी बाई डी टी हाफ एम वी स्क्वायर जीरो, तो इसका काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं आएगा। तो इसका मतलब स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड आपके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। जब चेंज इन एनर्जी नहीं होगी तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब एनर्जी में चेंज ही नहीं आ रहा तो वर्क कितना होगा? जीरो होगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब वापस चलते हैं इक्वेशन 1 के साथ से। अपनी आसानी के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं। z एक्सिस के गिर्द हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है, तो b बराबर आ जाएगा bz के। b यहाँ पे मैग्नीट्यूड है फील्ड का जो कांस्टेंट लिया गया है। वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट है vxi प्लस vyj प्लस vz के। अब जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी उसमें v क्रॉस b चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। आई जे के ऊपर आ जाएगा v फर्स्ट वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट आ जाएंगे, b सेकंड वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से तो k वाला फैक्टर बीच में से ओमिट हो जाएगा, तो vy bz आए माइनस vx bz j के तौर पे इक्वेशन 2 आ गई। अब ये इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 1 में लगा सकते हैं। यहाँ पे जब हम इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू लग गई। अब m को दूसरी तरफ ले आओ तो q बाई m, यहाँ पे ये dv बाई dt बच गया, यानी एक्सेलरेशन एक तरह से आ गया। अब हम जानते हैं वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट हैं, तो वो वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट लगाए जा सकते हैं। फिर q बाई m अंदर जरब खा सकता है दोनों के साथ। तो ये अमल करने के बाद अब आप वेलोसिटी को तीनों को अलग अलग कर दें, dvx ओवर dt, dvy ओवर dt, dvz ओवर dt, और ये q बाई m अंदर दोनों से जरब खा देगा। अगले स्टेप में क्या करना है? कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। तो i वाले के साथ है dvx ओवर dt, इधर है q vy bz m, तो वो मैंने इक्वेट कर दिया। i से खत्म हो गया, यहाँ से dv ओवर dx बराबर आ जाएगा q bz m, और vy को साइड पे करके लिख दिया। सेकंड फैक्टर y j वाला, तो j वाला j से इक्वेट कर दिया, खत्म हो जाएगा, तो dvy dt बराबर आ जाएगा माइनस q bz m vx आ जाएगा। यहाँ पे तो k है ही नहीं आपके राइट पे, तो इसका मतलब dvz dt 0 के आ जाएगा, तो ये आपका 0 के बराबर है। अब पहले c को जरा अहमियत देते हुए समझ लेते हैं कि z कंपोनेंट कांस्टेंट है, इसीलिए उसका डिफरेंशियल नहीं है। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट तो वही था जो आपकी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड था, क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी z एक्सिस के अलोंग ली है। तो vz को मैं vz नॉट कह लेता हूँ या v पैरेलल का नाम दे देता हूँ, z कंपोनेंट जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो मोशन जो है इस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ फील्ड के गिर्द यूनिफॉर्म है, यानी उस पर एक तरह से फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो अगर आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हो तो z बराबर आ जाएगा v पैरेलल, क्योंकि हम जानते हैं v z नॉट v पैरेलल के बराबर है, प्लस z नॉट आ जाएगा। तो आपके पास z नॉट इनिशियल है, z एट इंस्टेंटेनियस t है, t टाइम t पे जो हमने देखा है। तो इससे पता चलता है जो डिस्टेंस है अलोंग z एक्सिस क्लियरली चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस के अलोंग, अगर हम पार्टिकल की ट्रिजेक्टरी मालूम करना चाहते हैं तो अपने लिए आसानी ये है कि वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक उसके परपेंडिकुलर होगा। अब अगर आप एक्स वाई जी कार्टेशियन के लिहाज से देखो तो बी जी एक्सिस के लॉन्ग था, तो इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी जी एक्सिस के लॉन्ग है, जैसे ये पीछे हम अभी देख के आए हैं।
ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट के फर्दर आप उसे एक्स और वाई के लिहाज से समझ सकते हैं। तो टोटल वेलोसिटी अगर आप इस तस्वीर के लिहाज से देखें, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मजमुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कोई इफेक्ट नहीं करेगी उस पार्टिकल के जो उसके पैरेलल है, क्योंकि v क्रॉस b v साइन 0 हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो पैरेलल कंपोनेंट आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और पार्टिकल मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अलोंग द फील्ड। मगर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगी उसको जो परपेंडिकुलर होगा, मैक्सिमम फोर्स लगाएगी। तो वो जो वेरिएशन आएगी परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, उसको जरा समझते हैं। जैसे मैंने अभी बताया परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्स और वाई प्लेन में है, तो आपने अब वेरिएशन देखनी है वी एक्स और वी वाई में। तो अब आपने इस तरह निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर, ये आपके पास ए और बी थी जिसको मैंने नीचे लिख लिया है। अब आपके पास ए में डीवी ओवर डी एक्स ओवर डी टी था, डीवी वाई ओवर डी टी था। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव उठाते हो तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू बी जेड एम और डीवी वाई ओवर डी टी। तो अब आपके पास यहाँ पे डीवी वाई डी टी की वैल्यू मौजूद है, वो वैल्यू ब्लू कलर में मैंने डाल दी, ये आंसर आ गया आपके पास। इसी तरीके से डीवी वाई ओवर डी टी का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल उठाओगे तो वी एक्स को डेरिवेट करोगे टाइम के लिहाज से, उसकी वैल्यू मौजूद है, वो वैल्यू मैजेंडा कलर में मैंने डाल दी, तो ये आ गया। अब डी और ई को अगर गौर करो तो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज दोनों के लिए आइडेंटिकल है, क्यू बी जेड एम। इसको हम नाम देने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी या गायरो फ्रीक्वेंसी। तो ये बराबर है ओमेगा सी, तो क्यू बी जेड एम, तो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज ओमेगा सी है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, आम गायरो फ्रीक्वेंसी। अगर आप इस फार्मूले को देखो तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, काइनेटिक एनर्जी पे यानी डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पे। तो पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उनका रेडियाई आपके पास यानी होगा सर्कल में, तो आपके पास वो उतनी ही देर में एक चक्कर पूरा करेगी, उनके जिनकी वेलोसिटी थोड़ी है, स्मॉल सर्कल में है जो। फिर पार्टिकल जिनका मैस ज्यादा है, तो मैस के यहाँ से इनवर्स चल रहा है, तो उनका रेडियाई लार्ज होगा, मगर वो एक जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे वो ज्यादा टाइम में लगाएंगे, ठीक है। तो मैस ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब टाइम पीरियड ज्यादा, टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब उसको चक्कर लगाने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये स्मॉलर मैसेज के लिहाज से। अब अगर आप यूनिट के लिहाज से बात करें तो रेडियन पर मीटर हम कहेंगे, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, वो क्यू पे डिपेंड करेगा, क्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अगर आप वो पॉजिटिव देखते हो तो राइट हैंड रूल में इंडिकेट करेगा सेंस ऑफ रोटेशन अलोंग द पॉजिटिव फाई हो जाएगी, और फाई यहाँ पे साइक्लिक आपके पास अजीमुथल एंगल है जिसे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से देखते हो। अच्छा, अब ये जो डी और ई बन गया था, इसका शॉर्ट वर्जन हम इस तौर पे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ई को हम लिख सकते हैं। अगर आप ये 3 और 4 को गौर से देखो तो आपको लग नहीं रहा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन जैसे लिखी हुई है, इसे हम ओमेगा सी से जाहिर कर, यानी फ्रीक्वेंसी जिसकी ओमेगा सी है, तो इनके सोल्यूशन तो हमने पढ़े हुए हैं ऑसिलेटर के। तो आप इसे लिख सकते हैं वी एक्स बराबर है किसके, वी परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा सी टी प्लस वाई, वी वाई बराबर है योटा के साथ एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं, साइन के लिहाज से भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों लिख दिए, मुफ्त बुक्स में मुफ्त तरीके से लेके चल रहा होता है। तो अब अगर आप जैसे जानते हैं कि v परपेंडिकुलर प्लस v पैरेलल से टोटल वेलोसिटी बनी थी, v पैरेलल का तो कोई किरदार ही नहीं था, तो v परपेंडिकुलर ही v के बराबर आएगी, तो मैंने यहाँ पे v परपेंडिकुलर मेंशन कर दिया। यहाँ पे फाई जो है आपका फेज एंगल है, जो इनिशियल फेज एंगल बनेगा आपके पास, यानी ओरिएंटेशन जब टाइम 0 था उस वक्त जिस फेज पे वो था, तो v परपेंडिकुलर आप यहाँ से सोच सकते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये मैं पीछे भी समझा के आया हूँ। तो ये कांस्टेंट स्पीड है अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ b आएगी। अच्छा जी, तो रेडियस निकाला जा सकता है। अगर हम कहें कि जो आपके पास सर्कुलर ट्रिजेक्टरी है उसे हम कंसीडर करें, जो फोर्स है वो बैलेंस हो रही है सेंटीपीटल फोर्स से, तो सेंटीपीटल फोर्स को क्यू वी क्रॉस भी लिख दिया। मैं जानता हूं कि वी परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, मैक्सिमम तो वही होगी, तो आप यहां से आर निकाल सकते हैं, आर के साथ सी लिख दिया मैंने। आप इसे साइक्लोट्रॉन के तौर पे देख सकते हैं, लार्मर रेडियस के तौर पे देख सकते हैं, ये वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी था, यानी आपके पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का। तो अब ये आपके बड़ा फेमस एक फार्मूला है। अगर हम देखें कि जो आर्टिकल की पोजीशन है उसे फंक्शन ऑफ टाइम देखना हो, तो जो आपकी इक्वेशन 5 और 6 बनी है इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी को लिखेंगे ना डी एक्स ओवर डी टी, इधर लिखेंगे डी वी वाई ओवर यानी डी वाई, तो इसको यानी वेलोसिटी को इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट लाके dt दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो x बराबर आ जाएगा v परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी साइन ओमेगा सी t प्लस फाई प्लस नॉट।
अब यहाँ पे x नॉट आप इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये सारा v परपेंडिकुलर और ओमेगा सी तो आर सी है, तो इस सूरत में लिखा जा सकता है। सेम इक्वेशन वैसे लिखा जा सकता है y के लिए कि माइनस आर सी कॉज ओमेगा सी टी प्लस 5 प्लस वाई नॉट आप इनिशियल आपके पास कह लो जो डिस्प्लेसमेंट है, या इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जी वाला हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपको एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट दिख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट है उस वक्त जब आपका टाइम जीरो था, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। तो फाई आपके पास फेज है जब इनिशियली ओरिजिनल जो आपका टाइम के साथ था। अब क्या जनाब कि आप इसको x माइनस एक्स नॉट के तौर पर लिख सकते हैं, y माइनस वाई नॉट, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जैसे समझाया गया है। z माइनस जी नॉट भी डाल सकते हैं, तो ये आर सी के बराबर आ जाएगा। यानी एक सर्कल की इक्वेशन बन रही है जो b के परपेंडिकुलर है। तो आपके पास इसमें ये सारी चीज ये सारी जो मोशन चल रही है अबाउट अ गाइडिंग सेंटर है। अब ये एक नया लफ्ज आ गया आपके लिए। गाइडिंग सेंटर क्या होता है? जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है रोटेशनल मोशन का, उसे गाइडिंग सेंटर कहते हैं। अब आपको तो ये सेंटर एक जैसा ही दिख रहा है। तो स्टैटिक यूनिफॉर्म फील्ड में जो गाइडिंग सेंटर होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है अलोंग द फील्ड, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये गाइडिंग सेंटर का कंसेप्ट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहां पे ज्यादा इस्तेमाल होगा। अब क्या है जनाब कि अगर ऊपर सारी डिस्कशन से हमें पता चला कि जो यूनिफॉर्म मोशन है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड प्लस सर्कुलर मोशन है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, वो एक हेलिकल ट्रैजेक्टरी से बनाएगी, जिसे हम पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड सेंस में लेंगे और नेगेटिव होगा तो राइट हैंड सेंस में लेंगे, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली सेंस भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।